देखो, इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने लिया था हीट इंजन। पहले वाले वीडियो में लिया था इसके पहले हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन में क्या था कि कन्वर्ट हीट इनटू, वर्क बोलने की जगह बोलेंगे मैकेनिकल, कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो अपन इसके पहले देखा है हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट, हुआ है इसके पहले एक्सप्लेनेशन ये सब, इनटू मैकेनिकल वर्क। अब अपन देखने वाले हैं रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और वी कैन से एसी। तीनों का सेम ही है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो तीनों में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेफ्रिजरेटर या एसी बोल दो, दोनों में फर्क इतना है, रेफ्रिजरेटर में छोटा एरिया कूल करना है और एसी में जो एरिया कूल करना है वो बड़ा है, और थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये भी तीनों हीट इंजन है, बट दे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। तो याद रखो, फिर से बता रहा हूं, इसके पहले अपन ने देखा है हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। अब अपन देखने वाले रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड एसी। These are the device. They are also known as heat engine, but they work in opposite direction. That is, they convert mechanical work into heat. मैकेनिकल वर्क को क्या में कन्वर्ट करेंगे? हीट में। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी, पहले रेफ्रिजरेटर का, बाद में हीट पंप और बाद में एसी, ठीक है। तो याद रखना, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड एसी आर द हीट इंजन। दे आर आल्सो हीट इंजन, बट दे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। जबकि इसके पहले जो हीट इंजन देखा था वो क्या कर रहा था? हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था। अब अपन मैकेनिकल वर्क को क्या में कन्वर्ट करने वाले? हीट। ऐसा क्यों, वो भी समझा, ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो, एसी, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर are heat engine that work in a reverse direction, that is they convert mechanical work into heat. अब ये वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे। जबकि जो अपन इंजन गाड़ी का देखा था अपन ने, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो हीट से गाड़ी आगे जा रही थी, मतलब काय में कन्वर्ट हो रहा था? मैकेनिकल वर्क में। अब मैकेनिकल वर्क काय में कन्वर्ट होगा? हीट में, ठीक है, ये याद रखना। सो दीज आर आल्सो हीट इंजन, बट दे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। देख लो एक बार, ये याद रखना। अब देखो, एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे, बाद में पूरा डिटेल में लेंगे वो, ठीक है। देखो, सपोज दिस इज द कोल्ड रीजन, सपोज दिस इज द कोल्ड रीजन एंड दिस इज द हॉट रीजन, ठीक है। ये जो कोल्ड रीजन है, ये है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर और ये आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। ये आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, ये इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अगर आप रेफ्रिजरेटर को ध्यान से देखेंगे, आजकल तो खैर एडवांस आ गए, पर अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसके पीछे देखना, कॉइल दिखेंगे आपको ब्लैक कलर की, मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर के पीछे दिखेंगी। आजकल वो डिफ्रॉस्ट वाले आने लग गए, तो उसके पीछे जाली को कवर करने के लिए वो मेटल की शीट लगा देते ताकि पता नहीं चले, पर है। तो ट्यूबिंग अंदर भी है, ट्यूबिंग बाहर भी है। तो अभी तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये अंदर वाली ट्यूबिंग, ठीक है। ये अंदर है ट्यूबिंग और ये बाहर वाली ट्यूबिंग। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये रेफ्रिजरेटर का एक जस्ट रफ डायग्राम हो गया, ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है जो गर्म है। अभी अपन रूम में गर्म है, रेफ्रिजरेटर में अंदर ठंडा है, ठीक है। ये इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये आउटसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है कि जो कोल्ड रीजन है, अंदर वाला कोल्ड रीजन है, वहां से हीट ले जाना है हॉट रीजन, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना किसी वर्क के। देखो फिर से बताता हूं,
हीट कैसे फ्लो होती है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर या पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। अब अपन उल्टा कर रहे हैं, बॉडी कोल्ड रीजन से हीट को पहुंचाना है हॉट रीजन तक, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है? समझना फिर से, हीट फ्लोज अपने आप फ्लो होंगी, कोई जरूरत नहीं है किसी वर्क की, फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अब अपने को क्या करना है? रिवर्स करना है कि वी हैव टू मेक द हीट टू फ्लो फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। इसके लिए करना पड़ेगा मैकेनिकल वर्क, वर्क के बिना आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर में अंदर 4 डिग्री सेल्सियस ही है, नीचे 4 ही रहता, ऊपर जो आइस जमती वहां 0 रहता समझो, तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है। अब वहां पे अपन ने खाना रखा ठंडा होने के लिए, तो उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5, 6, 7, 8 मे बी, पर बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, 27। अब अपने को क्या करना है? रेफ्रिजरेटर को वापस पे 4 पे लाना है, तो वहां से हीट लेना है और जो 27 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेयर है वहां पे छोड़ना है। मींस अपने को हीट लेना है फ्रॉम द कोल्ड रीजन और कहां पहुंचाना है? हॉट रीजन में। सो वी हैव टू टेक द हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर और सप्लाई करना है सराउंडिंग को, रूम को एट विच इज एट हॉटर या हायर टेम्परेचर या हॉट रिजर्वायर है। तो इसके लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क, बिना वर्क के ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, चाय लिया, रूम में रख दिया, इट इज एट हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर, हीट बिना किसी वर्क के चले जाएंगी फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। बट यहाँ रिवर्स है, हीट को फ्लो कराना है कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, समझ में है ना? ये है कोल्ड रीजन 4 डिग्री पे। अपन ने कोई खाना रखा अंदर या कोई सामान रखा अंदर जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, 4 से ज्यादा हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ गया थोड़ा सा, और बाहर का टेम्परेचर उससे बहुत ज्यादा है, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब अपना काम ये है कि कोल्ड रीजन में जो वापस से 4 पे लाना है 10 से, तो उसकी हीट निकालना है, ठीक है? वापस उसको 4 पे लाना है, पर वो लोअर टेम्परेचर पे है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, और हायर टेम्परेचर को देना है। तो हीट फ्लो कराना है फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन या कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म वर्क, और वर्क परफॉर्म करेंगे हम लोग। इसके अंदर ट्यूब के अंदर है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड है, रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड, ठीक है? एक पर्टिकुलर फ्लूइड, उसको नाम दिया है रेफ्रिजरेंट, उसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है? देखो होगा क्या, शॉर्ट में समझते हैं। जब रेफ्रिजरेंट ये वाला यानी वो फ्लूइड जब यहां से अंदर से फ्लो होगा, तो उसको हम लोग सडनली एक्सपांड करेंगे, फ्लूइड को सडनली एक्सपांड करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर, ठीक है? तो यहां होगा अंदर एक्सपांशन फ्लूइड का, फ्लूइड का क्या होगा? एक्सपांशन, फ्लूइड का क्या होगा? एक्सपांशन। जब किसी फ्लूइड का सडन एक्सपांशन होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, काय में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। देखो इसके पहले चैप्टर में हुआ है कि आप किसी चीज को या गैस को सडनली एक्सपांड करेंगे, फ्लूइड को सडनली एक्सपांड करेंगे तो इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जब वो रेफ्रिजरेंट यानी जो फ्लूइड है, रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड, जब इसके अंदर से फ्लो होगा कोल्ड रीजन यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर से, इनसाइड से जब फ्लो होगा उस ट्यूब में से, तो वहां पे उसको सडनली एक्सपांड करेंगे। ड्यू टू दैट एक्सपांशन वहां कन्वर्ट होंगे वेपर्स, एक्सपांशन हुआ ना सडन, तो जो फ्लूइड था लिक्विड में था समझो, एकदम सडनली एक्सपांड होकर काय में कन्वर्ट हो गया? वो वेपर्स में, और एक्सपांशन की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, वो इस जगह पे जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 10 डिग्री हो गया था 4 से, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब वो रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ आएगा, बाहर वाले ट्यूब। देखो अंदर ट्यूब दिखते नहीं क्योंकि उसको पूरा अच्छे से कवर कर देते, बाहर वाले ट्यूब ओपन रखते, जनरली ओपन रहते। क्यों ओपन रखते? बिकॉज वो सराउंडिंग को हीट दे सके आराम से। तो ये वो ट्यूब है जो रेफ्रिजरेटर के बाहर है। आप लोग देखो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में ऐसे ट्यूबिंग दिखेंगे आपको, ब्लैक कलर के ऐसे ट्यूब्स दिखेंगे। कुछ कुछ रेफ्रिजरेटर में उनको कवर कर देते हैं, बट कुछ कुछ में आपको क्लियरली ब्लैक कलर के ट्यूब दिखेंगे। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है जिसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया है वहां से,
वो बाहर से भी घूमेगा, बाहर से घूमेगा वो, तो एनर्जी किसको दे देगा? सराउंडिंग। तो कोल्ड रीजन से एब्सॉर्ब किया और हॉट रीजन को सप्लाई कर देगा। तो जब वो यहां आएगा रेफ्रिजरेंट, तो उसको सडनली करेंगे कंप्रेस, इसको हटा दें। तो यहां अपन ने क्या किया था? एक्सपांड, ठीक है। अब यहां उसको सडनली करेंगे कंप्रेस। तो देखना रेफ्रिजरेटर में पीछे एक सिलेंडर रहता है, उसको कंप्रेसर बोलते हैं। सिलेंडर रहता है उसको कंप्रेसर बोलते हैं। तो वो इसको कंप्रेस करेगा, गैस को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया तो वो वेपर्स जो थे वो वापस क्या में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में, और टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज। तो देखो, एक तो उन्होंने हीट कहां से ऐड किया? कोल्ड रीजन से। फिर कंप्रेसर ने और हीट ऐड किया, वर्क डन। कंप्रेसर वर्क डन करेगा। देखो, कंप्रेस करना, एक्सपांड करना, ये क्या हो गया? वर्क डन। मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा तभी हीट फ्लो होगी फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। रिवर्स अगर जाना है तो कोई वर्क की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर हीट को कोल्ड रीजन से हॉट रीजन तक भेजना है तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क। और वो वर्क कौन परफॉर्म कर रहा? कंप्रेसर, जो गैस को कंप्रेस करेगा या उसको एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो कंप्रेसर इज डूइंग द वर्क। तो वर्क में भी हीट जनरेट होगी, और जो हीट एब्सॉर्ब किए वो, तो दोनों हीट एनवायरनमेंट को चली जाएगी, या आप बोल सकते हैं सिंक, सिंक में चली जाएगी, एनवायरनमेंट और सिंक। देखो समझ में आएगा। फिर से देखना, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर है ट्यूब, ये रेफ्रिजरेटर के बाहर है। अभी मैंने बताया था रेफ्रिजरेटर के बाहर कैसे दिखते हैं। अंदर वाले ट्यूब्स नहीं दिखते बिकॉज उनको अच्छे से कवर कर देते हैं पूरा। अब देखो, रेफ्रिजरेंट है, फ्लूइड है, जब वो रेफ्रिजरेटर के अंदर घुसेंगी अंदर वाली ट्यूब में, उसको सडनली एक्सपांड करते हैं। सडन एक्सपांशन से क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लूइड काय में, वेपर्स, और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वो जब कम टेम्परेचर वाली गैस इसमें से घूमेंगी रेफ्रिजरेटर में से, zigzag ऐसे ऐसे वायर्स रहते हैं ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। ये तो जस्ट रफ डायग्राम है। तो वो हीट एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब जैसे वो बाहर वाले ट्यूब की तरफ पहुंचेंगे, वहां पर उनको सडनली क्या कर देंगे? कंप्रेस। वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, काय में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में, और टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। तो रेफ्रिजरेंट जो था उसको दो जगह से हीट मिली। एक मिली कोल्ड रीजन से, जो उसने एब्सॉर्ब किया, एक कंप्रेसर ने जो उसको कंप्रेस किया, वर्क डन किया, उससे जो हीट मिलेगी वो। अब वो दोनों हीट ऐड हो गई, और वो हीट इस ट्यूब में से घूमेगी और वो सराउंडिंग को दे देंगे। इसको दे देंगे सराउंडिंग। तो याद रखना, अगर आपको हीट भेजना है जो कि विदाउट एनी वर्क पॉसिबल नहीं है, फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, वी हैव टू डू वर्क। और यहां वर्क किसके ऊपर हो रहा? रेफ्रिजरेंट। और वर्क कौन कर रहा? कंप्रेसर। तो यहां पे सडन एक्सपांशन होगा और सडन कंप्रेशन, उससे ये सारी प्रोसेस हो रही। देखो, और याद रखना, सडन एक्सपांशन हुआ है, प्रेशर कम रहेगा। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है मतलब कंप्रेस किया है प्रेशर डाल के, मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर का भी याद रखना। इतना देख लो, फिर रेफ्रिजरेटर का एक बार फिर से समझाते हैं। तो जस्ट ब्लॉक डायग्राम है, ये सिर्फ अपन ने एक्सप्लेन किया है हीट फ्लो फ्रॉम द कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर। देखो, या कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। तो यहां सबसे मेन काम है रेफ्रिजरेंट का, जो फ्लूइड यूज करते हैं अंदर, और कंप्रेसर का। आप देखना पीछे एक सिलेंडर रहता है नीचे, सबसे नीचे ब्लैक कलर का सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। कभी कभी होता ना कि कंप्रेसर खराब हो गया, एसी में भी रहता कंप्रेसर, जहां पे भी तीनों में, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एसी, तीनों में कंप्रेसर्स रहते हैं। मैकेनिज्म सेम है, माइन्यूट चेंजेस है वो अपन बाद में देखेंगे। हीट पंप में भी कंप्रेसर रहेगा, तो वहां पे भी रेफ्रिजरेंट ही यूज करते तीनों केस में। यहाँ रेफ्रिजरेंट देखो, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको मिटा के। तो देख लो एक बार ब्लॉक डायग्राम अच्छे से, आगे रेफ्रिजरेटर का डिटेल में लेंगे। तो यहाँ हीट एब्सॉर्ब हुई है रेफ्रिजरेटर ने, और यहाँ हीट रिजेक्ट कर दिया उसने, या फिर सराउंडिंग को दे दिया, याद रखना। तो यहाँ हीट एब्सॉर्ब, यहाँ हीट रिजेक्ट। तो अब ये रेफ्रिजरेटर का डिटेल में लेंगे अपन। ये देख लो एक बार, दिस ब्लॉक डायग्राम है। अगर क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द हीट फ्लो फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, या कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, तो लिखना है कि
सेकेंड लॉ होने का है, पर फिर भी ऐसा लिखना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन या कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर या हॉट बॉडी, जो भी बोलना है, बट इफ वी हैव टू डू दिस वी हैव टू परफॉर्म वर्क, बिना वर्क के ये नहीं हो सकता, ठीक है। और वर्क किस पे किया है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर पे, एक्सपांशन होगा, कंप्रेशन होगा, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी याद रखना, देख लेना एक बार वीडियो वापस। अब खाली रेफ्रिजरेटर लेंगे, हीट पंप और एसी को थोड़ा सा बाद में ले लेंगे शॉर्ट में, बेसिक सबका ये है, ठीक है, देख लेंगे। अब देखो रेफ्रिजरेटर की ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ये बॉक्स मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये ब्लॉक, तो यहां ट्यूब बना लेते हैं, टर्न्स में रहते हैं, हाँ zigzag, इसमें से वो फ्लूइड जो अपन ने बोला वो फ्लो होगा, ठीक है। अब ये है आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे भी पीछे कॉइल्स दिखेंगे आपको, देखना है ऐसे, चलो ठीक है, कॉइल जुड़े हुए हैं, ये है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ये है आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, देख लो एक बार, यहाँ पे समझ गया, ये बॉक्स मतलब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ये ट्यूब मतलब आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। अब इसमें जब जाएंगी कोल्ड रीजन में, और यहां से ये है कोल्ड रीजन, रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा है, अभी फिलहाल सामान रखा है, गर्म हुआ है, पर इतना ज्यादा भी गर्म नहीं हुआ है कि जितना बाहर है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, पर अभी भी सराउंडिंग से कम ही है वहां पे टेम्परेचर, तो ये है कोल्ड रीजन, और यहाँ लिख देते हॉट रीजन, नीचे ठीक है। अब जब फ्लूइड यहां से फ्लो होगा, जहां से हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो वहां उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखो, यहां लगाया है एक्सपांशन वाल्व, क्या लगाया है, एक्सपांशन वाल्व, ठीक है। देखो जब वो फ्लूइड यहां से आएगा एक्सपांशन वाल्व में से, तो वो सडनली उसको एक्सपांड करेगा, फ्लूइड यहां से फ्लो होगा, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो हो गया जो अभी ब्लॉक डायग्राम में समझाया था, डायग्राम लर्न नहीं करना है, देख लो कैसे बना रहे हैं, ये इनसाइड वाली ट्यूब है, कोल्ड रीजन है, ये हॉट रीजन है, और ये आउटसाइड में ट्यूब है, ठीक है। तो पहले यहां लगा दिया कंप्रेसर, क्यों लगाया कंप्रेसर, क्योंकि फ्लूइड जब, फ्लूइड मतलब रेफ्रिजरेंट, कौन सा, रेफ्रिजरेंट फ्लूइड जब यहां से फ्लो होगा उसको सडनली एक्सपांड करेंगे, सडनली एक्सपांड करने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और वो यहां से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जब वो यहां आएंगे, बाहर भेजना है, तो अब उसको कंप्रेस करना है, तो यहां लगाएंगे क्या लगा है, कंप्रेसर, देख लो एक बार, तो इसको मीटर भी लगाना है, इसको अलग, ये ले लिया कंप्रेसर, ये गैस को सडनली जो फ्लूइड है उसको कंप्रेस करेगा, फिर वो फ्लूइड बाहर से फ्लो होगा, इधर एरो दे देते,
और हीट सराउंडिंग को दे देगा जो उसने एब्सॉर्ब किया, फिर यहाँ आएगा, फिर एक्सपांड होगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ कंप्रेस, ये प्रोसेस चलती रहेगी, साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखो यहाँ लगा रहे मीटर प्रेशर गिनने के लिए, सपोज यहाँ लगा दिया इसमें से ये एरो देखिए, तो यहाँ है लो प्रेशर, P लिखा है भैया, प्रेशर लिखना होगा, और यहाँ लगा देंगे 1 मीटर, तो यहाँ है हाई प्रेशर। देखो एक बार ब्लॉक डायग्राम देख लो, फिर एक्सप्लेन कर। पहले अपन ने खाली ट्यूब्स बनाए थे, ये डब्बे में बनाया है, मतलब ये इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है, ये बाहर बनाया है आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। इसके पहले ब्लॉक डायग्राम में समझाया कि जब वो कोल्ड रीजन में से फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट जब फ्लो होगा तो उसको सडनली क्या करेंगे, एक्सपांड, सडनली एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा कम होगा, वो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखा है कोल्ड रिजर्वायर में उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जैसे ही वो यहाँ आएगा उसको एक्सपांड तो किया था, अब कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए मैकेनिकल वर्क कौन करेगा, कंप्रेसर। अब वर्क करना जरूरी है, ठीक है, तो कंप्रेस किया और वो फ्लूइड यहाँ आ गया, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो इसमें से फ्लो होगा अब, ठीक है। अब फ्लो के टाइम उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया यहाँ से और कंप्रेसर से, कंप्रेसर वर्क परफॉर्म कर रहा है तो थोड़ी तो हीट वो भी देगा। फ्रिज को साइड से हाथ लगा के देखो, बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि कंप्रेसर हीट जनरेट करेगा, वो भी एब्जॉर्ब हो रही और अंदर वाली भी हीट एब्जॉर्ब हो रही, और फिर जब वो बाहर वाली ट्यूब में से ऐसे ऐसे घूमेगा तो फिर वो सारी हीट सराउंडिंग को दे देगा। देखना रेफ्रिजरेटर को जब रखते हैं तो दीवार से थोड़ा दूर रखते हैं ताकि गैप रहे और हीट एटमॉस्फेयर में जा सके, एकदम दीवार को चिपका के नहीं रख देते उसको, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार ब्लॉक डायग्राम देख लो, फिर इसको डिटेल में स्टडी करें। तो एरो ये इधर जा रहा और यहाँ से इधर, देख लो एक बार ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, डायग्राम तो रफ ही है, आप लोगों को पता ही है, अब आप लोगों को टेक्स्ट बुक से ड्रॉ करना है। अब देखो फिर से पूरा प्रोसेस एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं स्टेप वाइज। यहाँ है रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइड है इसमें फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, याद रखना नाम, रेफ्रिजरेंट क्या यूज किया है, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब सबसे पहले पहली स्टेप यहां से शुरू करेंगे। देखो मेन चीजें क्या है वो तो डायग्राम में आएगी, लिखा कि रेफ्रिजरेटर में हीट फ्लो होंगी फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, या फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर टू द रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किस पे करेंगे, रेफ्रिजरेंट पे। रेफ्रिजरेंट कौन सा इसमें, हाइड्रोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मेन चीज है एक्सपांशन वाल्व, कंप्रेसर और ये ट्यूबिंग, ये जो कोल्ड रीजन में से हॉट रीजन तक ट्यूब जा रही है वो देख लो एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके, या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कूलिंग कॉइल ये वाली और ये वाली कूलिंग कॉइल, एक्सपांशन वाल्व एंड कंप्रेसर। अब देखो स्टेप वाइज, पहला यहां से शुरू करेंगे। जब वो रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर से फ्लो होगा तो सडनली उसको क्या करेंगे, एक्सपांड, सडन एक्सपांशन है, तो कौन सी प्रोसेस आएंगी, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो प्रोसेस आएंगी अडायाबैटिक। सडन एक्सपांशन जैसे अपन ने बताया था टायर बर्स्ट हो गया या बलून बर्स्ट हो गया, अडायाबैटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, अडायाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तभी वो फ्लूइड में कन्वर्ट होगा लिक्विड में, याद रखना यहाँ लो प्रेशर है। तो जब वो फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, फर्स्ट है सडन एक्सपांशन, कौन सा एक्सपांशन है, अडायाबैटिक एक्सपांशन या अडायाबैटिक प्रोसेस है, और वो फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा, वो वेपर्स यहाँ से फ्लो होंगे और यहाँ से क्या हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट। अब
फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप यहाँ है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही एट कांस्टेंट प्रेशर, लो प्रेशर है पर कांस्टेंट रहेगा, तो इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, देखो फिर से फर्स्ट यहाँ पे स्टेप है, अपन जो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन यानी रेफ्रिजरेंट है उसको एक्सपांशन वॉल में से पास करेंगे, तो वहां होगा सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन की वजह से प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, समझ में आया? और वो काय में कन्वर्ट हो गई वेपर्स में। अब वो कोल्ड वेपर्स यहां से घूमेंगे, अब कोल्ड होने की वजह से इससे भी कम है उनका टेम्परेचर, तो वो वहां से हीट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही, सेकंड स्टेप है यहाँ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, पहला तो हो गया एक्सपांशन, अब हीट एब्जॉर्ब हो रही। अब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही उसमें प्रेशर कम है मगर कांस्टेंट प्रेशर है, तो इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, दो स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यहां है, सेकंड स्टेप यहां है, नाउ थर्ड स्टेप यहां। सडनली उसको क्या करना है, कंप्रेस। अब सडन कंप्रेशन आ गया, सो इट इज अडायबेटिक कंप्रेशन। जैसे ये अडायबेटिक एक्सपांशन था वैसे ये अडायबेटिक कंप्रेशन। अब यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बट हाई प्रेशर, कंप्रेस कर दिया गैस को, प्रेशर डाला उस पे, फ्लूइड जो गैस था अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब वो यहां से फ्लो होगा और हीट को रिजेक्ट कर देगा। ये चौथी स्टेप है। अब हीट रिजेक्ट हो रही बट हाई प्रेशर है मगर कांस्टेंट है, सो हीट रिजेक्शन हो रहा, और ये भी कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये अडायबेटिक, ये अडायबेटिक। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है पर हीट एब्सॉर्ब हो रही, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है पर हीट रिजेक्ट हो रही, तो आइसोबारिक प्रोसेस है। तो ये चार स्टेप हो गए। फिर से देखो एक बार, फिर से बता दो। फिर से देखो मेन चीजें क्या है, ये जो कूलिंग ट्यूब्स है ये और ये रेफ्रिजरेटर के बाहर है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट चीज कूलिंग ट्यूब्स, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज एक्सपांशन वाल्व एंड कंप्रेसर। तो ये तीन चीजें मेन है अपने। ठीक है, देख लो। और ट्यूब्स के अंदर क्या बता है, रेफ्रिजरेंट, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो कोल्ड रीजन से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हॉट रीजन को रिजेक्ट कर देंगे या सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए करना पड़ेगा वर्क, और वर्क कौन कर रहा, कंप्रेसर। फिर से देखना, चार स्टेप है। पहली स्टेप एक्सपांशन वाल्व में सडन एक्सपांशन होगा फ्लूइड का या रेफ्रिजरेंट का। सडन एक्सपांशन की वजह से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तभी तो गैस एक्सपांड होगी ना। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, ये रहा लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर है उधर हाई प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ और वेपर्स बन गए, लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो गया वेपर्स में। अब वो यहां से फ्लो हो रहा लो टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट जो वेपर्स में कन्वर्ट है। अब उसका टेम्परेचर इतना लो है कि वो कोल्ड रिजर्वायर से जो भी एक्स्ट्रा हीट होगी फिक्स टेम्परेचर पे रखना है, वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब, एक्स्ट्रा हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा, सडन एक्सपांशन हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, लो प्रेशर है वहां पे। ठीक है, सडन एक्सपांशन है, तो अडायबेटिक प्रोसेस। सेकंड, वो रेफ्रिजरेंट ट्यूब में से घूमेगा अंदर जो है रेफ्रिजरेटर के, और हीट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब। हीट एब्सॉर्ब हो रही लो प्रेशर पे, पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक एब्सॉर्प्शन। ठीक है, हाँ, कंप्रेसर पे आए वापस। अब वो गैस जो थी यहां से जो घूम के यहां तक पहुंची है उसको सडनली कंप्रेस करेगा। अब इसको वर्क करना है, तो वर्क से भी हीट जनरेट होगी और यहां से भी हीट एब्सॉर्ब किया है, तो दोनों हीट किसको मिलेगी, रेफ्रिजरेटर को, सॉरी रेफ्रिजरेंट को, और वो यहां से फ्लो होगी फिर, और वो सराउंडिंग को इजेक्ट कर देगी वो हीट। ठीक है, सराउंडिंग में चली जाएगी वो हीट, एग्जॉस्ट समझो। तो यहां आएगा सडन कंप्रेशन, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, सडन कंप्रेशन है तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ा, और यहां से भी जो हीट एब्सॉर्ब किए थे उससे भी टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहां पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे हुआ अडायबेटिक कंप्रेशन। अब हाई प्रेशर है पर कांस्टेंट है, और यहां से वो फ्लूइड फ्लो होगा यहां तक, तो और सराउंडिंग को एनर्जी देते जाएगा साथ साथ में। ठीक है, यहां पे होगा प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक इमिशन, इमिट कर रहे हैं ना एनर्जी, और यहां का एब्सॉर्प्शन, यहां इमिशन। तो ये और ये
अडायबेटिक प्रोसेस है, सडन कॉम्प्रेशन सडन एक्सपांशन, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं तो आइसोबारिक प्रोसेस है। पर यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हाई। देख लो एक बार। तो ये देख लो, हाँ डायग्राम मिटा रहे, एक्सप्लेनेशन हो गया, हम उसका इक्वेशन लेंगे। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड इसका इक्वेशन लिखेंगे। ध्यान दो, पहले एनर्जी फ्लो डायग्राम बना। कोल्ड रिजर्वायर है, टेम्परेचर है TC, ये हॉट रिजर्वायर है यानी सराउंडिंग है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर pH। देखो इसमें भी बनाया था अपन ने हीट इंजन जो इसके पहले लिया था उसमें भी बनाया था, पर अपन ने वो एरो यहां से यहां लिया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड को अपवर्ड ले रहे थे अंदर, तो यहां से हीट एब्सॉर्ब करेंगे कोल्ड रिजर्वायर से। सपोज दैट हीट इज QC, हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर इज QC, ठीक है ना। अब वो यहां तक लेके जानी है, ये से। पर ऐसा तभी पॉसिबल है, जैसे याद रखना सिर्फ एक लाइन लिखना, अभी सेकंड लॉ होना बाकी है, तो अभी सेकंड लॉ लेंगे अपन। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको हीट भेजना है फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? वर्क। आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं भेज सकते, ठीक है, तो वर्क परफॉर्म करेंगे। तो वर्क कौन कर रहा था? कंप्रेसर। तो कंप्रेसर की वजह से भी उसमें हीट ऐड हो गया, ये एरो चेंज कर, ठीक है। तो यहां से हीट मिली और यहां से मिली, तो ये है वर्क डन W, और इसको जो हीट मिल गई सराउंडिंग को, इट इज सपोज QH। और फिर से बता रहा कि याद रखना, ये जो पाइपलाइन की थिकनेस है इसकी और इसकी, इसके जितनी होनी चाहिए, क्योंकि दे इंडिकेट द एनर्जी। टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए ना, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। तो थोड़ा सा थिकनेस पे ध्यान दें, अपन ऐसा करते थे उसको, तो ये इसको सेपरेट कर दिया, आता ये इधर, आता ये इधर। तो ये थिकनेस इसके जिसकी और इसकी, यानी ये अगर जितनी है और ये जितनी है तो एडिशन ये होनी चाहिए। तो पाइपलाइन की जो थिकनेस है वो थोड़ा सा ध्यान से ना, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो देखो फिर से, रेफ्रिजरेटर में कोल्ड रिजर्वायर से हीट एब्सॉर्ब किया, ये रही QC। फिर कंप्रेसर ने वर्क किया, वहां से जो हीट जनरेट हुई वर्क डन की वजह से वो भी ऐड हो गई, यानी दोनों हीट ऐड हो गई, और टोटल हीट किसको मिल गई? हॉट रिजर्वायर, ठीक है। तो अपन ऐसा लिखेंगे, एक बार ऐसा लिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक के लिए थोड़ा चेंज करेंगे बाद में, अभी ध्यान देना। अगर ऐसा लिखो तो समझ में आता ना, देखो QC प्लस W इज इक्वल्स टू QH, और इसको अपन मॉड में डालेंगे अभी फिलहाल, प्लस माइनस का झंझट है, थोड़ा सा बात करेंगे। देखो समझ में आ गया, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये टोटल एनर्जी जो सराउंडिंग को चली गई। देख लो एक बार इतना देखो, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो K से डिनोट करेंगे, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या क्वालिटी फैक्टर, या क्वालिटी फैक्टर। देख लो एक बार, ठीक है। देखो कैसे परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर स्टडी कर रहे हैं,
यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हुई कोल्ड रिजर्वायर से, वर्क डन से जो हीट मिली वो भी एब्जॉर्ब किया किसने, रेफ्रिजरेंट ने दोनों हीट एब्जॉर्ब होके सराउंडिंग को दे दिया। तो ये अपने लिखा है QC plus W is equals to QH। ये देखो, so QH is the heat rejected, QC is the heat absorbed from the cold reservoir at temperature TC, it is at temperature TH। ये वर्क डन की हीट जो मिलेगी। So अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिख रहे K, it is the ratio of QC upon W, QC upon W। तो ये है हीट एब्जॉर्ब और ये है वर्क डन, ठीक है। अगर मान लो आइडियल केस कि भाई बिना वर्क के, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर बिना वर्क के अपन कोल्ड रिजर्वायर से हीट पहुंचा रहे हॉट रिजर्वायर तक, अगर वर्क डन 0 डाल दूं तो K की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बट K की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। K की वैल्यू ज्यादा मतलब वर्क कम, अब वर्क कम और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, अच्छा है ना। अपने को वर्क कम करना पड़ रहा और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही, तो जितना K की वैल्यू ज्यादा है उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर, समझ लिया। फिर से देखो, QC is the heat absorbed from the cold reservoir and W is the work done। अगर मान लो वर्क करना ही नहीं पड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडियल हीट इंजन भी नहीं बना सकते और आइडियल रेफ्रिजरेटर भी नहीं बना सकते। आइडियल रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, अगर ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसमें वर्क करना ही नहीं पड़े, हीट अपने आप फ्लो हो रही, तो वर्क डन 0 तो K की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखो K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, K की वैल्यू ज्यादा मतलब वर्क डन कम और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या क्वालिटी फैक्टर। जितना K की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना अच्छा क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है, क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर। देख लो, तो ये फॉर्मूला याद रखो, देख लो। फिर से समझ लेंगे वैल्यू। तो K is defined as the ratio of QC, means heat absorbed from the cold reservoir upon work done, ठीक है। Now if work done is 0, यानी आइडियल रेफ्रिजरेटर जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसमें बिना वर्क के हीट फ्लो हो रही, then K will be infinite। बट ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो याद रखो K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी मतलब अपने को वर्क कम, इनवर्स वेरिएशन, और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये रेशियो जितना ज्यादा रहेगा, यानी K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही अच्छा रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस रहेगा, उतना ही अच्छा रेफ्रिजरेटर का क्या रहेगा, परफॉर्मेंस। यानी कम वर्क में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कम वर्क में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर रहते उसमें अप्रोक्सीमेटली K की वैल्यू रहती 5, अप्रोक्सीमेटली 5 तक रहती K की वैल्यू, देख लो। तो ये जितना ज्यादा रहेगी K की वैल्यू उतना अच्छा है, वर्क कम और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो, तो कम वर्क में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही मतलब अच्छा, ठीक है। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा रेफ्रिजरेटर उतना ही अच्छा है। तो वर्क कम करना पड़ेगा और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। So coefficient of performance is defined as the ratio of heat absorbed from the cold reservoir to work done, ठीक है। देख लो, नो यूनिट, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, तो K has no unit, no dimension, इसलिए सिर्फ वैल्यू लिखा है 5। तो इसको थोड़ा चेंज करें, ये आइडियल रेफ्रिजरेटर का थोड़ा सा याद रखना। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे QC वैसे रखेंगे, इस इक्वेशन पर से लिखो W की वैल्यू ये उधर ले लो, तो क्या आएगा QH माइनस QC। तो ये भी फॉर्मूला चल जाएगा, पूरा एक्सटेंड कर लो। देख लो, तो याद रखना जो अपने घर में रेफ्रिजरेटर रहते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली K की वैल्यू 5 है, पर जितनी ज्यादा K की वैल्यू रहेगी उतना अच्छा है। K की वैल्यू ज्यादा है तो वर्क कम और एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, जो कि अपना एम है कि वर्क कम करना पड़े और एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। बट आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं मिलने वाला जिसमें K की वैल्यू क्या होगी, इनफिनिटी। फिर से बता देता, आइडियल रेफ्रिजरेटर में वर्क डन क्या रहेगा 0, और वर्क डन अगर 0 है यानी बिना वर्क के हीट फ्लो हो रही तो K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट।
ये आइडियल इसके लिए हो गया, पर वो आइडियल रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, पर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी के की उतना अच्छा है, अप्रोक्सीमेट 5, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो कंज्यूम करता है। देख याद रखना, के इज अ डायमेंशनलेस वैल्यू, नो यूनिट नो डायमेंशन। ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, जैसे अपन ने जितना लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में उतना ही लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। अब ध्यान रखो, ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे हीट इंजन जो इसके पहले लिया वो भी साइक्लिक प्रोसेस था, ये भी साइक्लिक प्रोसेस ही है। साइक्लिक प्रोसेस में मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचेंगे, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, इसीलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, मॉड नहीं दे रहे हैं, QC प्लस QH इज इक्वल्स टू W। ये लिखना नहीं है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में, जितना मैंने लिखा था उतना ही लिख रहे हैं, बट सिर्फ ये अगर नोट में आया तो याद रखना, या फिल इन द ब्लैंक में कहीं आया, शॉर्ट आंसर में आया तो थोड़ा सा याद रखना। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहेंगे, मतलब QC और QH के एडिशन W, ठीक है, यानी ये पहले दोनों से ऐड और वर्क डन ने उतना सप्लाई कर दिया। देखो एक बार, ठीक है, पर इसके पहले जो लिखा था वही लिखना है, ये सिर्फ याद रखना। सो QH उधर ले गए तो इट इज माइनस QH इज इक्वल्स टू ये QC, W इधर ले लिया, तो इन शॉर्ट QC इज ग्रेटर देन 1। नेगेटिव नहीं है ना, हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर से, कहां से, वर्क डन, एनर्जी लिबरेट किया है किसने, कंप्रेसर ने, तो वर्क डन इज लेस देन 0, और QH हीट रिजेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे जनरेट हुई है, सो QH इज आल्सो लेस देन 1। तो ये थोड़ा सा याद, फॉर साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, इसीलिए अपन ने ऐसा लिखा है QC प्लस QH विल बी इक्वल टू वर्क। तो ये उसमें लिखना नहीं है जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था, सिर्फ याद रखना एब्जॉर्ब जो हो रही वो पॉजिटिव है, जो जनरेट हो रही और जो हीट एनर्जी रिजेक्ट हो रही उन दोनों को नेगेटिव लेस देन 0। इसे याद रखो, जो एब्जॉर्ब हो रही वो पॉजिटिव, जो जनरेट हो रही वर्क की वजह से और जो रिजेक्ट हो रही वो दोनों नेगेटिव लेस देन 0। इसको भी 1 की जगह 0 ही करो, तो याद रखना ये पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव, तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही यहां से वो पॉजिटिव, जनरेट जो हो रही वर्क डन की वजह से वो नेगेटिव, और हीट जो रिजेक्ट हो रही वो नेगेटिव। फिल इन द ब्लैंक के लिए या शॉर्ट आंसर के लिए याद रखना है। पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया जितना मैंने पहले वाले इसमें लिखा है कॉलम में, जो मिटा के इसके पहले जो मिटाया हुआ था वो बस उतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नोट में डाल देगा, ठीक है। देख लेते फिर अपन AC ले लिया और हीट पंप का देखते हैं। अब हम देखेंगे एयर कंडीशन, सेम ही है, कुछ लिखना नहीं है एक्स्ट्रा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला वही QC अपॉन W। दोनों में फर्क इतना है कि रेफ्रिजरेटर को छोटा कंपार्टमेंट कूल करना है, या जो चेंबर है या वॉल्यूम है जो उसको कूल करना है वो कम है, जबकि AC को या एयर कंडीशनर को जो कमरा कूल करना है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, चेंबर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि इवेपोरेटर यानी जो कॉइल रेफ्रिजरेटर के अंदर थी, ठीक है, यहाँ पे रूम के अंदर है, और उसकी देखो AC का जो अंदर अपना डब्बा लगा हुआ रहता है उसमें वो कॉइल रहते हैं अंदर, जिसमें गैस को सडनली एक्सपांड करना, ठीक है, गैस का टेम्परेचर कम हो गया, अब टेम्परेचर कम हो गया वो ट्यूब ठंडी हो गई, अब उसकी
हवा, ठंडी हवा अंदर भेजना है तो पीछे फैन लगाया है, फैन से वो हवा पूरे रूम में सर्कुलेट होगी, ठीक है। और इसमें जो कंप्रेसर है एसी में वो रूम के बाहर है, रूम के बाहर भी देखो, बाहर एक वो बड़ा सा डब्बा लगाया रहता है रूम के बाहर, तो आधा पार्ट अंदर है आधा पार्ट रूम के बाहर है। तो इवेपोरेटर और फैन रूम के अंदर है और कंप्रेसर रूम के बाहर, इतना फर्क है, ठीक है। और फॉर्मूला तो वही है। नाउ सपोज rate at which heat is removed, rate at which heat is removed, rate मतलब with respect to time, it is denoted by suppose h, it is qc upon t, rate मतलब with respect to time, rate at which heat is removed, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो k is equals to qc की वैल्यू h heat rate at which heat is removed into T upon work done की जगह ये वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम, सो K can be also written as h upon P, where h is rate at which heat is removed and P मतलब पावर, तो ये फॉर्मूला चलता है। नाउ रेफ्रिजरेटर कम एनर्जी कंज्यूम करता है और अपन रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलाते 12 महीने, ठीक है, K की वैल्यू 5 थी अप्रॉक्स, तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यहाँ एसी में क्या होता, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता, तो K की वैल्यू कम है, इट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 2.5 to 3, समझ में आया, इसीलिए एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता और उसको जो वॉल्यूम ठंडा करना है वो भी बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए एसी रेफ्रिजरेटर से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता, बिकॉज फर्स्ट थिंग इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम उसको ठंडा करना है वो बहुत बड़ा है एंड K की वैल्यू स्मॉल है, तो K की वैल्यू स्मॉल है यानी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और वॉल्यूम भी बड़ा है तो वर्क भी और ज्यादा करना पड़ेगा और K की वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना इसका इवेपोरेटर और फैन रूम के अंदर है और कंप्रेसर रूम के बाहर, तो ये थोड़ा चेंज किया है, रेट एट विच हीट इज रिमूव h से डिनोट किया है qc अपॉन t, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किए तो ये भी फॉर्मूला बनता है h अपॉन t, सेम K इज डायमेंशनलेस, ये दोनों सेम है, एनर्जी अपॉन टाइम और पावर मतलब वही एनर्जी अपॉन टाइम, तो सेम देख लेते हैं। तो ये हो गया एयर कंडीशनर। अब देखो इसका लास्ट टॉपिक है हीट पावर। रेफ्रिजरेटर पूरा एक्सप्लेन किया, एसी एक्सप्लेन किया है। एसी और रेफ्रिजरेटर में फर्क याद रखना, खाली वॉल्यूम जो ठंडा कर रहा है उसका फर्क, एसी बड़ा वॉल्यूम ठंडा कर रहा और रेफ्रिजरेटर कम वॉल्यूम ठंडा कर रहा। एसी में इवेपोरेटर कॉइल जो ठंडी कॉइल है वो रूम के अंदर है विद फैन, ताकि एयर ठंडी सब तरफ स्प्रेड हो सके, और जो कंडेंसर है वो रूम के बाहर है, ठीक है। अब हीट पंप क्या करता है, रूम को गर्म करने के काम। अब अगर रूम को गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेटर कॉइल रूम के बाहर लगाएंगे और जो कंडेंसर है वो अंदर लगाएंगे, तो बाहर की हवा ठंडी होगी, उससे जो एक मिनट सॉरी, हाँ अभी मैं तो फिर से देखो कॉल आ गया, वापस देखते हैं हीट पंप। तो एसी में क्या था, इवेपोरेटर कॉइल और फैन अंदर था जो रूम की हीट एब्सॉर्ब करेगा और बाहर दे देगा, तो कंप्रेसर बाहर था। अब हीट पंप में बिल्डिंग या रूम को गर्म करना है, ठीक है, ठंडा नहीं करना है, गर्म करना है हीट पंप। तो अपन क्या करेंगे, इवेपोरेटर और फैन बाहर की तरफ लगाएंगे, रूम के बाहर, तो वो बाहर की एयर को ठंडा करेगा और उसकी हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, और कंप्रेसर लगाएंगे रूम के अंदर, और रूम के अंदर लगाने से वो जो बाहर की हीट एब्सॉर्ब हुई है और कंप्रेसर की हीट है वो कहां इमिट होगी, अंदर रूम में, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। यानी एसी जैसे ही है पर उल्टा करते हैं, जो अपन घर में अंदर लगा रहे हैं उसको बाहर लगा दो और जो बाहर लगा है उसको अंदर लगा दो, तो अंदर गर्म होगा। फिर से देखना, इवेपोरेटर रूम के बाहर लगाएंगे, हीट पंप में,
हीट पंप में इवेपोरेटर रूम के बाहर, तो वो बाहर की एयर को ठंडा करेगा और उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और कंप्रेसर लगाएंगे रूम के अंदर तो वो वहां हीट इजेक्ट करेगा। हीट इजेक्ट करेगा तो डेफिनेटली रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो इतना फर्क है खाली एसी और हीट पंप में, याद रखना, जगह बदल दी है इवेपोरेटर और कंडेंसर की। तो अब हीट पंप में बाहर जो है, रूम के बाहर या बिल्डिंग के बाहर जो हवा है वो ठंडी करेंगे अपन, और रूम के अंदर गर्म, रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है, एसी के उल्टा। समझ में आया? देखो इस थ्योरेटिकल है, इतना लिखना, एक पैराग्राफ है, देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ अपना एसी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया कि अपना चैप्टर, कैनॉट साइकिल भी है उसमें, स्टर्लिंग साइकिल भी है, तो वो हो गया तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो है ही समझो, पर जेडब्ल्यू वगैरह में भी है, नीट में भी है, तो वहां ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना, ठीक है। तो याद रखना, हीट पंप है, evaporator coil are outside and absorb heat from the cold air, और द कंडेंसर जो है, कॉइल जो है कंडेंसर, वो कहाँ है, इनसाइड द बिल्डिंग, तो वहां हीट अंदर रिजेक्ट कर देगा, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। एसी से उल्टा है कि एसी का जो कंपार्टमेंट अपन रूम में लगाया है वो बाहर लगा दो, और जो बाहर लगाया है वो अंदर लगा दो, तो बन जाएगा वो हीट पंप, ठीक है, रिवर्स। और याद रखना, कोई भी जैसे हीट इंजन है वो भी 100% इफिशियंसी वाला नहीं मिलेगा, ईटा 100% पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर भी के 100% वाला नहीं मिलेगा, इंफिनिटी वाला नहीं मिलेगा। सो आइडियल रेफ्रिजरेटर और आइडियल हीट इंजन आर नॉट पॉसिबल, याद रखना दोनों।